ये समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी ये शशांक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभी शशांक यादव जी जो डेलीगेशन गया था वो समाजवादी पार्टी का नोएडा में मजदूरों के बीच में, वहां पर बड़ी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और शायद एक लंबे अरसे के बाद या ये कहें पहली बार मजदूरों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी इतनी सक्रियता से जुड़ी है, क्योंकि अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में वहां पर वो डेलीगेशन भेजा था। और लेकिन उस डेलीगेशन को वो मजदूरों से तो नहीं मिलने दिया गया, और अलग बैठा करके उन्होंने बहुत सारी बातें कही वहां पर कम्युनिकेट की। उसकी विस्तार से बात करेंगे शशांक यादव जी, लेकिन उनकी बात से साफ साफ लग रहा था कि इनकी मंशा ट्रेड यूनियन के वो नेताओं की बातों को सुनना नहीं है, मजदूरों के हितों की बातों को उसको सुनना नहीं है, बल्कि उनको क्रश करना है, उनका किस तरीके से दमन किया जाए और मजदूरों का शोषण लगातार 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 चलते रहने दिया जाए, ऐसा है। और हमारे साथ जुड़ गई हैं एतक की महासचिव अमरजीत कौर जी। अब हम चाहेंगे अमरजीत कौर जी, जिस तरीके से इस बार का आंदोलन ये जैसे ये किसानों का आंदोलन एक व्यापक रूप लिया, वैसे ही लग रहा है कि यह आंदोलन जो मानेसर से और वो फरीदाबाद से और ये अपने ये नोएडा से और यहां तक कहें कि बनारस के भी कर्मचारी लगभग 15 दिनों से अपने वेतन को लेकर के और संविदा को लेकर के, अस्थायीकरण को लेकर के लगातार यहाँ भी आंदोलन है। और यह आंदोलन पूरे देश के पैमाने पर कहीं न कहीं से उसको एकजुट कर रहा है। तो और ये ट्रेड यूनियन और सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी एकजुटता का प्रदर्शन करने जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि यह आंदोलन एक व्यापक रूप ले पाएगा? आप लोग इस पर क्या कर रही हैं अमरजीत जी? देखिए, ये जो नोएडा में किया गया है एक किस्म की झलक है भविष्य कैसा चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो इंडस्ट्रियल पीस नहीं चाहते हैं, वो वर्कर को दबाना चाहते हैं। और जो लेबर कोड्स लाए गए हैं, जो आज वायलेशंस चल रहा था, ये तो एग्जिस्टिंग लेबर लॉस का वायलेशन था ना। क्या आप 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे 13 घंटे काम लेंगे, लेकिन जो डबल ओवर टाइम का सिस्टम है आप फॉलो नहीं करेंगे। आप मिनिमम वेज की कमेटियों को रिवाइज ही नहीं करेंगे, 10 साल 12 साल तक कोई मिनिमम वेज ही इंक्रीज नहीं करेंगे। आप काम के स्थान पे जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए या उनको बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप वो नहीं देंगे। ये सब वायलेशन हो रहा था। महिलाओं के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं था वर्क प्लेसेस पे। और बहुत बड़ा वायलेंस कि आप यूनियन नहीं बनाने देंगे इंडस्ट्री के अंदर। आप यूनियन नहीं बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये जो तलवार लटकी हुई है इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वर्कर्स के ऊपर, उससे ये सब वायलेशन चल रहा है एग्जिस्टिंग लॉज का। क्योंकि अभी तो जो रूल्स हैं वो नोटिफाई होने हैं, केवल कोड नोटिफाई हुए हैं, रूल्स नोटिफाई होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स भी नोटिफाई करेंगी तो वो जमीन पे उतरेंगे। तो वो जमीन पे नहीं उतरे और ये जो वायलेशन हो रहा है उसको लेके वर्कर में जो हताशा है कि वो सड़क पे उतरा, डिस्पाइट की किसी भी इंडस्ट्री में यूनियन थी या नहीं थी, वो सड़कों पे उतरा। तो ये जो सारा का सारा सिचुएशन आया वर्कर्स के साथ, उसके साथ निपटारा करने के लिए इन्होंने सहारा लिया, बोला कि पाकिस्तान के लोग करा रहे। अरे पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया, मुनीर इतना फुर्सत में है कि हिंदुस्तान के आके मजदूरों की आंदोलन करवाएगा। वो शर्म नहीं आती इन लोगों को, इनके लेबर मिनिस्टर ने इस तरीके से बोला। और उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या कोई हूं या वेलविशर हो, कोई ट्रेड यूनियनिस्ट हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, अगर वो वर्कर्स को ये बताता है कि देखो ये तुम्हारे हक है, तुमसे 12-13 घंटे काम लिया जा रहा है तो तुम्हें एक्स्ट्रा आवर्स का डबल रेट मिलना चाहिए था, तुमसे ये काम ले रहे हैं, तुम्हारा मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हुआ। और नोएडा तो जब आप सिटीज की ABCD काउंटिंग करते हैं उसमें तो बेटर सिटीज में आता है, उसकी वेज तो इन एनी केस 22-23 हजार से ऊपर होनी चाहिए जो मिनिमम वेज है इंडस्ट्रियल वर्कर की। अगर कोई बता देता है और कहता है कि आपको आवाज उठानी चाहिए, देखो बरौनी वालों ने उठाई, देखो पानीपत वालों ने उठाई, वो मानेसर वाले उठा रहे, फरीदाबाद वाले उठा रहे, सूरत वालों ने उठाई, तो तुम लोग भी अपनी आवाज उठाओ। किसी ने अगर ये बोल दिया उनको तो यूनियन उनकी है नहीं अंदर। ये वर्कर अगर उसकी बात सुन के कि हाँ ये करना चाहिए, इकट्ठा होके अपनी बात करें, तो आप ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि इन्होंने भड़का दिया,
ये आतंकी हो गए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? यूनियंस अगर राइट्स बताएंगी वर्कर्स को उनका, तो वो आतंकी होंगी, वो टेररिस्ट होंगी, वो गुंडा होंगी। आप उनके साथ इस तरीके से पेश आएंगे जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया का कुछ लोगों का नाम लेकर के शो करने की कोशिश की जा रही है। तो एक ऑर्डिनरी वर्कर को क्रिमिनल के रूप में ट्रीट करना, यूनियन की बात करने वाले को क्रिमिनल के रूप में ट्रीट करना, और फिर किस बिना पे आप बेल को रोक रहे हैं? कौन सी, किसी ने हत्या कर दी, किसी की इंजरी हो गई, क्या हो गया कि बेल भी डिनाई हुआ है? हम ये समझते हैं कि ये अपने आप में सिनारियो दिखा रहा है कि अगर लेबर कोड्स को जबरदस्ती लागू किया जाएगा तो इस देश के अंदर इंडस्ट्रियल पीस नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि लेबर कोड्स नहीं लागू होना चाहिए, वो यूनियंस के अधिकार को खत्म करेंगे, यूनियन रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लमैटिक कर देंगे, यूनियन डी रजिस्ट्रेशन आसान कर देंगे, यूनियंस की डी रिकॉग्निशन आसान कर देंगे, हड़ताल करने नहीं देंगे, हड़ताल को नोटिस देते ही कहेंगे कंसिलेशन शुरू हो गया, कंसिलेशन पीरियड में स्ट्राइक कर रहे हो, ये इलीगल है, नेताओं को सीधा जेल में जाना होगा और वर्कर्स को डिसमिसल सहना होगा। तो ये जंगल राज जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और हमें ब्रिटिश राज के दौर में फेंकने की कोशिश हो रही है, ये लेबर कोड उसी का नजारा दिखाना चाहते हैं और उसकी झलकियां इस देश के लोगों ने देखी, और ये चीजें रुकेंगी नहीं। आप देखिए ना, भिवाड़ी और नीमराना ये तो पड़ गया ना राजस्थान, तो राजस्थान स्टेट भी कवर हो गया, वहां भी अब हम सुन रहे हैं मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों के अंदर वर्कर उठना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर। महंगाई बढ़ गई, ऊपर से अमेरिका और ईरान का वो अभी सीज फायर नहीं हुआ है, इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करने के बाद से ही वर्कर्स की टेंशन बढ़ गई, गैस के दाम बढ़े, अपने घरों को चल दिए। अब अपनी रसोई चलाना जिनके लिए मुश्किल है, जो परिवार के साथ यहाँ पर है, वो भी हताशा में मैदान में आए कि हमारी वेज बढ़नी चाहिए और आप नहीं बढ़ाएंगे, और वो चल देंगे। अभी पिछले 5-6 दिन के अंदर क्या सिनेरियो देखा, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के अंदर क्या हो रहा है। उनके गुजरात में रेलवे स्टेशन भरे पड़े हैं, माइग्रेंट वर्कर अपने घरों को जाने को तैयार है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि ये सिचुएशन सरकार संभालेगी और महंगाई को रोक पाएगी, या उनको सस्ता सिलेंडर दे पाएगी, या उनकी वेज बढ़ा पाएगी, या उनका 13 घंटे का शोषण खत्म कर पाएगी। तो वो मैदान में उतरे हुए, उसको योगी समझते हैं, योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि आतंकवाद हो गया, ये टेररिज्म हो गया, ये भड़का दिया किसी तत्व ने मजदूरों को। अरे भड़काएगा कौन, वो तो अंदर से भड़के हुए, परेशान है, हताशा में है, बच्चे के लिए इंतजाम नहीं कर सकते, खाने का पाठशाला नहीं भेज सकते, बीमार का इलाज नहीं करा सकते, तो वो तो अंदर से भड़के हुए, कौन भड़काएगा उनको? मरता क्या नहीं करता, वो सड़क पे आएंगे ही। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार पेश आ रही है, इससे यूपी वालों ने लेसन सीखना चाहिए। नॉट ओनली जो माइग्रेंट वर्कर है दूसरे शहरों से आया, यूपी का वर्कर भी दूसरी स्टेट्स में जा रहा है और काम कर रहा है और वापस यूपी आता है वो अपने घर बार में मिलने के लिए। तो आम जनमानस यूपी वालों ने समझना होगा कि क्या इस सरकार को कंटिन्यू करने का हक है कि आप सत्ता में बैठ के एक ऑर्डिनरी वर्कर को टेररिस्ट बोलते हो, भड़काने वाला बोलते हो, उसको वायलेंट बोलते हो, उसको क्रिमिनल डिक्लेयर करते हो। तो इसलिए इस सारी बैकग्राउंड में हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस पहले से ही बोल रहे थे कि ये वायलेशंस को लीगलाइज करना चाहते हैं, उसी की तरफ सरकार बढ़ी हुई है। कल हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हमारी ज्वाइंट मीटिंग है। हम लोग इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए, जो किसानों का भी एमएसपी का इशू है और जिस तरीके से इस वक्त उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है, और जबरदस्ती यूएसए के साथ जो ट्रेड है जो किसानों के लिए तो हमारी खेती के लिए डेथ नेल की तरह हो जाएगा, तो उनके मुद्दे हैं। और लेबर कोड वाले इशू पे वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये जो सब कुछ हुआ है, बरौनी से लेके, पानीपत से लेके, मानेसर से लेके, सूरत से लेके, यहाँ पर नोएडा में हुआ, उसके बाद भिवाड़ी, निर्मराना, तो उसके बाद आए हैं। अब उसके बाद और शहर एंटर कर रहे हैं, वर्कर सड़कों पे आने के लिए तैयार है। इस सारी सिचुएशन का संज्ञान लेके हम ट्रेड यूनियंस सारी स्टेट्स के अंदर किसी ना किसी एक्शन प्रोग्राम को तय करेंगे। और साथ में इस बार के मई दिवस में ये फोकस्ड इशू होगा,
वर्कर्स का इशू लेबर कोड्स के खिलाफ और जो वर्कर्स पे तशद्दुद हो रहा है उनकी आवाज उठाने पे, ये हमारा फोकस्ड इशू होगा। और हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ये समझ रहे हैं कि गला घोंटने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है, संविधान को तार तार करने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है, डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचलने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है और उन्हीं की रेप्लिका सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी है। तो यहाँ मैंने सुना कि समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हैं। हमारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीधे सीधे कहना है इंडिया ब्लॉक की पार्टी को, ये लुका छिपी नहीं चलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड यू शुड से 67 करोड़ वर्कफोर्स है हमारे देश में। 6-7 करोड़ वो है जिनको जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन वर्किंग एज में है। बाकी जो 60 करोड़ के आसपास है उनमें से कितनों को लेबर लॉज मिले हुए हैं जो एप्लीकेबल हैं? 5-6 करोड़ को। बाकी सारे वर्कर के ऊपर एग्जिस्टिंग लॉज भी लागू नहीं हो रहे, वायलेशन हो रहा है। और बहुत हद तक जो हमारा ठेका मजदूर है, हमारा डेली वेजर है, हमारा कैजुअल वर्कर है, हमारा आउटसोर्स वर्कर है, छोटी फैक्ट्री का है जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारे लेबर लॉ प्रोटेक्शन से बाहर है। तो कौन है ये वोटर भी है ना, नागरिक है ना, गिनती बहुत बड़ी है, उनका परिवार भी उनके साथ है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज अब स्टैंड नहीं लेंगी तो कब स्टैंड लेंगी? उनको लेने होगा। लेफ्ट वर्किंग क्लास की पार्टीज अपने को बोलते हैं तो वो तो बोलते ही हैं, वो इशू नहीं है, वो बोलते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम मजदूरों के, किसानों की पार्टियां हैं। तो बहुत सारी और पार्टीज भी तो कह रहे हैं ना हम कॉमन मैन की पार्टी हैं। ऑल पार्टीज in the India bloc, I should say all parties should stand with the workers today. It's not only Noida issue, it's not only Manesar issue, this is going to spread. ये यूपी में तो फैलेगा ही, दूसरे शहरों में, मोदी के गुजरात में तो फैलना शुरू हो गया है और लोग माइग्रेट करके घरों में जाएंगे। ठीक है, जैसे जिएंगे मरेंगे, नहीं आते तुम्हारी फैक्ट्रियों में। नुकसान किसका होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठस हो जाएगी, उससे पॉवर्टी और बढ़ेगी, उससे लॉलेसनेस भी और बढ़ेगी। तो देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं और ये अराजकता को पसंद करते हैं क्योंकि अराजकता से ही फांसीवादी नाजीवादी सोच के लोग जबरदस्ती फिर डिक्टेटरशिप की कंसेप्ट के जरिए से आगे बढ़ते हैं। तो इस अराजकता को नहीं होना चाहिए। ये अराजकता डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म सब चीज के खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो यह संज्ञान तो इंडिया ब्लॉक की सब पार्टीज ने लेना चाहिए और उनको कलेक्टिवली इस इश्यू पे कहना चाहिए कि क्यों उनको जेलों में बंद कर रखा है, कौन सा क्राइम किया उन्होंने? वेतन मांग लिया है ना, इंक्रीज मांग ली है ना, काम के घंटे सुनिश्चित हो मांग लिया है ना, पीने का पानी तो मांग लिया है ना, महिलाओं के साथ बेअदबी नहीं करो यही तो बोल दिया है ना। क्या गुनाह कर दिया है उन लोगों ने? इसलिए दिस इज द टाइम ट्रेड यूनियंस उठाएंगी, उनके मुद्दे हैं। जो सीटीयूज के साथ नहीं है, ऐसे जो ट्रेड यूनियन ग्रुप्स हैं वो भी मैदान में उतरे हैं और उसके साथ साथ किसान मोर्चा भी मजदूरों के हक में स्टेटमेंट्स दिया है। तो किसान मोर्चा भी, वो भी प्रोडक्टिव फोर्स है इंडिया की। मजदूर और किसान दो ही तो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं और इन दोनों फोर्सेस को पीट करके मोदी की सरकार कौन सा देश बनाना चाहती है? अडानी और अंबानी का देश बनाना चाहती है। वी डोंट वांट कॉर्पोरेट इंडिया। हमको देश के आवाम का, जनता का, मेहनत कशों का ये देश है। हमें उसी हिसाब से अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना है और उसके लिए अगर उनको अपदस्त करके इंडिया ब्लॉक के लोग समझ रहे हैं कि जगह जगह के ऊपर उनको रिप्लेस करना चाहिए बीजेपी को, तो फिर उनको आज खड़े होना चाहिए मजदूर के साथ, किसान के साथ। और अभी अभी हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुए उसमें भी डट के उनको पोजीशन लेनी चाहिए। मेरी ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को ये अपील रहेगी जितनी भी इंडिया ब्लॉक में है। आई थैंक की लेफ्ट पार्टीज इस इशू के ऊपर ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दिए और कहे कि हम वर्कर्स के साथ खड़े हुए हैं। बट वी वुड वांट व्हाई ओनली लेफ्ट पार्टीज, व्हाई नॉट होल इंडिया ब्लॉक? सबको मैदान में उतरना चाहिए इस इशू पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। बात तो सही है कि असंतुष्ट किसान, असंतुष्ट मजदूर, असंतुष्ट छात्र, असंतुष्ट नौजवान, असंतुष्ट महिलाएं, आखिर आप कौन सा देश बनाना चाहते हैं? क्यों, कौन सा विकास मॉडल आप लेना चाहते हैं? क्या हतोत्साहित, अवसादग्रस्त जनता के द्वारा आप देश का विकास कर पाओगे, विस्तार कर पाओगे? इतना तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन है, ये बड़ा समर्थन इसके साथ है और ये सीधे मजदूरों और किसानों से सीधी जुड़ी हुई पार्टी है। और इस बार तो मैं ये माननीय अखिलेश जी ने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को वहां भेजा था
अपने डेलीगेशन के साथ वहां के ये मजदूरों के हालात को देखने के लिए, और वहां एक लंबी बातचीत भी हुई वो वहां के बब्बो जो कमिश्नर थे लक्ष्मी सिंह जी, लेकिन वहां पर जो बातचीत हुई भी उससे कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला। हाँ, बातें टल गई, लेकिन वो बात टल करके आज की तारीख में राष्ट्रीय धरातल पर राष्ट्रीय आंदोलन ये बनने जा रहा है। तो ऐसे हालत में समाजवादी पार्टी की और ये क्या आप भूमिका देख रहे हैं? अच्छा, जबकि कल ये सारे ट्रेड यूनियन आंदोलन रद्द करने जा रहे हैं, इस पर धरना दे जा रहे हैं, और स्पष्ट है कि 1 मई जो ये मजदूर दिवस मनाया जाता है, उस पर अब सरकार भी टेढ़ी नजर लगा दी है, तिरछी नजर से उसको देख रहे। ऐसे यार में समाजवादी पार्टी और उसको आप कैसे देते हैं शशांक यादव जी? धन्यवाद तिवारी जी। मेरा सौभाग्य है कि सूर्य प्रकाश जी, सोढ़ी साहब और मैडम अमरजीत आज सब तीनों लोग 7 लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग तीनों ही लोग लेबर मूवमेंट के एक बहुत ही मंझे हुए पुराने साथी रहे। मुझे तो एक खुशी बस इस बात की है कि जो लेबर इश्यूज बिल्कुल साइडलाइन रहते थे, उसको काफी हद तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीरियसली लिया और हाई पावर डेलीगेशन भेजा वहां पे, और शायद इस बार मे डे जो हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है, शायद मे डे की भी ऑफिशियल रूप से पार्टी वो मनाए। मैं सारी बातों से सहमत हुए मैम के। यहाँ पर एक थोड़ा सा दूसरा एंगल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। डेलीगेशन से लौटने के बाद कुछ जो पार्टी में भी हमारे एमएसएमई के जुड़े हुए कुछ उद्योगपति और कुछ समर्थक जो हैं, वो बात करने लगे कि साहब आप ये समाजवादी पार्टी आपकी लेबर इश्यू पर इतना सीरियस कैसे हो गई। तो जो लास्ट में मैम बोल रही थी वही चीज मैंने कही। मैंने कहा कि आपको शायद जानकारी होनी चाहिए कि 30 करोड़ तो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, और ये लेबर ऐसा भी है जो ऑर्गेनाइज तो 4-5 करोड़ में होगा, लेकिन रिमेनिंग जो है वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उसका कोई भी जो ये सर्विस प्रोवाइडर का नया कंसेप्ट लेके चले आए हैं, इसमें ना तो कोई उनकी पीएफ की जगह है, ना उनकी कोई सिक्योरिटी है, और औसत 300 रुपए रोज से ज्यादा का नहीं आ रहा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और 9-9.5 रुपए महीने में आदमी खाली अगर 2 बच्चे हैं उसको जिंदा रह पा रहा है। उसकी कोई भी चीज ये खुद भारत सरकार मानती है कि एक 100 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी हो चुकी है देश के अंदर जो कोई भी इसेंशियल्स के अलावा कोई दूसरी चीज खरीद नहीं सकती है। वो खाली खाना खर्चे पर ही खर्च कर रही है। वो कोई भी साबुन चाहे, कपड़ा चाहे, तो वो खरीदने की हैसियत में नहीं है। इस हालात में मैंने उन अपने जो वो तो उद्योगपति तो कहना बेकार ही है, लेकिन चलिए उनके कारखाने थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि तुम्हारा ये मार्केट आएगा कहाँ से? इस देश की जो भी प्रोडक्शन है कोई भी वर्ल्ड क्लास ऐसी नहीं है कि एक्सपोर्ट के दम पर आप कुछ कर पाओ। पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है भारत के लोगों की खपत के आधार पर। और सबसे ज्यादा मैंने कहा कि जीएसटी के कलेक्शन पे तुम देख लो तो 65 से 70% जीएसटी का कलेक्शन केवल उन लोगों के जरिए आ रहा है जो 65-70% गरीब लोग हैं, उनके मार्फत आ रहा है। अमीर लोग तो केवल 30-35% ही कलेक्शन दे रहे हैं जीएसटी में। तो उपभोक्ता, क्योंकि एक मजदूर अगर जरा सा भी खुश होता है तो वो अपने जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर वो 300 से 400 रुपए पा जाए तो वो अतिरिक्त 100 रुपए जो उसकी इच्छा होती है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो अगर उसको पैसे दोगे, तुम्हारा मार्केट लगातार बंद होता जा रहा है, डिमांड बंद हो जाएगी। अगर क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी मजदूरों पे आधारित है, 70 से 80 करोड़ आबादी केवल लेबर क्लास के ऊपर निर्भर है, जो खेतिहर मजदूर किसान है। अगर उसकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो तुम्हारे ये कारखानों का धुआं कल निकलना बंद हो जाएगा। कोई भी, क्योंकि उपभोक्ता नहीं बचेगा। मिडिल क्लास तो बहुत एक सीमित सा है, उसके पास उसकी क्षमताएं जो है वो अपने ऑप्टिमम पे खर्च कर रहा है इस समय। जितना वो मैक्सिमम खर्च कर सकता है उससे ज्यादा वो हैसियत में नहीं है कि वो उपभोग को बढ़ा सके। एक बहुत बड़ा, और मैं हो सकता है ये मजदूर मूवमेंट से हट के बात हो, लेकिन जो मेरा इस आंदोलन से जो लगाव की बात हुई
कि मैंने गांव के मार्केट में, जो गांव की बाजार है, वहां के लोगों से बात करी, यहाँ मार्केट में शहर में लोगों से बात करी। जो लोग 5-5 किलो का टीन लेके जाते थे सरसों का, वो अब 1-1 किलो पर आ गए हैं और खर्चे कम करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसका इकोनॉमी को बूस्ट करने का केवल एक आधार होता है कि आप लोअर लेवल पर पैसे को बढ़ाएं, और लोअर लेवल पे सबसे कमजोर हमारा किसान और मजदूर है, जिसको जब तक वो मजबूत नहीं होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था, आप देख लीजिए एक ही झटके में, जी सर, हकीकत में अभी एक झटके में 6 महीने के अंदर ही, जिसको ये कह रहे थे कि हम 3rd वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, वो 6ठे नंबर पे आ गई। केवल जी सर, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट की वजह से जो प्रोडक्शन 1-2% डाउन हुआ और मजदूरों को ये फीड नहीं कर पाए, और जो अपने प्रोडक्ट कुछ थोड़ा सा ईरान इराक ये वॉर का भी एक अपनी जगह पर है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो कारण ये है कि प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है। मजदूरों को जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। और मुझे खुशी है कि इंडिया ब्लॉक में काफी हद तक लोग, जो अब तक लेफ्ट की जिम्मेदारी समझ ली जाती थी कि ये मजदूरों का सरदर्द जो है केवल लेफ्ट का है, सीरियसली जो है पार्टी में इसको अब लोग सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। और मैं तो ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि मेरा पहला जो मूवमेंट चल रहा है वो सेंसिटाइज करने का ज्यादा चल रहा है कि पहले आप लेबर इशू पे हमारा कॉमन वर्कर, जो मैम अभी कह रही थी कि ये केवल जिम्मेदारी लेफ्ट की नहीं है, जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज है उनको भी इसमें आगे आना चाहिए। तो मैं तो अभी ईमानदारी की बात है, ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि सेंसिटाइज करने पर मेरा अभी एक मुहिम टाइप की चल रही है। और मुझे खुशी है कि हमारे सीनियर लीडर्स ने इसको अप्रिशिएट भी किया है, मदद भी करी है, और मे डे शायद हम इस बार ऑफिशियली मनाएंगे हर जिले के ऊपर, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं सभी लोगों से जो हमारे वक्तागण है, मैं तो सुनने के मूड में ज्यादा था, क्योंकि आप लोग का एक बड़ा अनुभव है लेफ्ट मूवमेंट में। मैं कितना अडॉप्ट कर सकता हूँ, कितना पार्टी को अपने मोटिवेट कर सकता हूँ, मुझे उससे लाभ मिलेगा। मैं आज एक श्रोता के रूप में जाता हूँ, वक्ता के बजाय। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने, हाँ बताएं, बोले बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पार्लियामेंट में ये आंकड़े पेश किए गए थे कि 90% परिवार हिंदुस्तान के 10,000 से कम की आमदनी में जिंदा है। ये पार्लियामेंट में सरकार का आंकड़ा है। जी। और जहां तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी एमएसएमईज थी, तो एमएसएमईज के दोस्तों को शशांक भाई बता सकते हैं कि भाई ये जो ट्रेड डील आ जाएगी उसमें तो सबसे पहले तुम्हारा एमएसएमई पिट रहा है। करेक्ट। के साथ जो ट्रेड डील है उसके साथ एमएसएमई पिट रहा है। तो हम ट्रेड यूनियंस एमएसएमई को पिटते नहीं देखना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि एमएसएमई सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं। इसलिए एमएसएमई की लीडरशिप को समझना चाहिए कि अपने वर्कर को प्रसन्न रखोगे, खुश करोगे। अगर एक्सपोर्ट में पिट रहे हो तो हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए प्रोड्यूस करो। एमएसएमई को बचना चाहिए, वो जॉब गिवर है, हम ये समझते हैं। और विदेयाई जो वेल पेड जॉब्स हैं वो तो हमारे बच्चों की, पढ़े लिखों की जानी शुरू हो गई है। तो हाई टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्शन आप थोड़ी मशीन से कर सकते हो, वहां बच्चों को कम जो है मौके मिल रहे हैं। तो मेजर मौके यहाँ एमएसएमईज में मिलेंगे, चाहे विद टेक्नोलॉजी चाहे विदाउट टेक्नोलॉजी है। ये मैं दूसरी बात कहना चाहती थी आपके इसमें। आप अपने एमएसएमई मित्रों को कहिए कि तुम्हारा हित इसमें है कि आज वर्कर के साथ खड़े हो। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इवन कोरोना के टाइम पे वी नॉट ओनली फॉट फॉर अवर वर्कर्स, हमने तब भी ये कहा था सरकार से, जो पहली मीटिंग उन्होंने 2020 में 6 मई को की थी ऑनलाइन हमारा ट्रेड यूनियंस के साथ, हमने कहा था कि एमएसएमईज के ऊपर जो इस वक्त कर्जे हैं उनसे कोई किस्त लेना बंद करो, उनको मदद करो, क्योंकि हमारा वर्कर सड़कों पे है, पैदल चल रहा है, और एमएसएमई का वर्कर है जो उधर को भागा है अपार्ट फ्रॉम अदर इंडस्ट्री। तो इसलिए हमने एमएसएमईज के ऊपर जो कर्जे हैं किस्तें लेना बंद करो, उनमें से जितना माफ कर सकते हो करो, उनको भी जिंदा रहने के लिए मदद करो। और हमारे वर्कर को वो पे नहीं दे पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा था, प्रॉमिस किया था, तो गवर्नमेंट 7,500 हर फैमिली को देना शुरू कर दे।
ये जो वर्कर्स की फैमिलीज थी, ताकि कोई भूखों नहीं मरे, ये इशू हमने रेज किया। सो हम ये समझते हैं कि जो ट्रेड डील की बात हो रही है, उसके डील के आने से भी पहले एमएसएमई का सेक्टर जो है पिटना शुरू हो चुका है, तो इसलिए उनको तो वर्कर के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा मैं जो एक बात और कहना चाहती हूँ, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को इंडिया की प्रोड्यूस्ड मार्केट से कुछ सामान खरीदने की बजाय वो तो बाहर से आएगा, खरीद लेंगे, बाहर से माल यहाँ डंप होगा, उनके पसंदीदा चीजें तो उनको मिल जाएंगी अपर मिडिल क्लास को। तो हमारी जो लोअर इनकम ग्रुप है, हमारी जो पुअर जनरेशन है, उसको तो अपने ही देश की जनरेटेड वस्तुएं ही मिल जाए प्रॉपर रेट पे, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जितना यूरोप के अंदर खरीदार है ना, उतना तो हमारी अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास खरीदार है, इसलिए वो इधर भागना चाहते हैं। और हमारी वास्ट मेजॉरिटी के हाथ में पैसा दोगे तो वो खरीदार होगा, उसके हाथ में पैसा दोगे तो मार्केट की मंदी रुकेगी, वो सामान खरीदेगा तो एमएसएमई को और काम मिलेगा, उनकी फैक्ट्रीज चलेंगी। तो इकोनॉमी का तो फंडामेंटल है, जब तक तुम उनको उनके हाथ में पैसा नहीं दोगे तो पैसा मार्केट में नहीं आएगा। वर्कर तो बचा नहीं रहा, अपने बड़े बड़े मोटे अकाउंट नहीं खोल रहा है, उसके पास तो जितना आ रहा है वो भी नहीं गुजारा हो रहा है, उनको कर्जे लेने पड़ते हैं। तो वर्कर को जो दिया जाएगा वो सारा मार्केट में वापस आने वाला है, और वो जो छोटी इंडस्ट्री है उसको और प्रमोट करेगा, उसको और बढ़ने में मदद करेगा, उसकी प्रोडक्शन को, उसकी आवश्यकता को पैदा करेगा। तो इस सब चीज को हमें देखना चाहिए, इसलिए मैंने ये कहा। और आप देख लीजिए मनरेगा कितना थोड़ा काम था, सिर्फ 100 दिन का काम था। डिस्पाइट दैट जब मनरेगा इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से इकोनॉमिस्टों को कहना पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीब के हाथ में जो पैसा गया है इससे बहुत मदद मिल रही है। और आप ये देखिए, जिस मनरेगा को ये खत्म करने चाहते थे, जो अब कर दिया इन्होंने, उसी मनरेगा ने हमारे जो शहरों के टीचर्स थे ना, जो सरकारी स्कूल तो नहीं, जो प्राइवेट स्कूल धड़ाधड़ ठप हो गए थे, ऐसे टीचर्स जो गांवों में गए थे, वो मनरेगा में, जिनको कस्सी उठाना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, वो मनरेगा में अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लगे। तो जिस मनरेगा में इतने कम दिन का और इतने थोड़े पैसों पे काम था, उसने भी इकोनॉमी के अंदर अपना जलवा दिखाया, रूरल इंडिया के अंदर। तो एमएसएमई तो और बड़े पैमाने पे दिखा सकती है ना। और ये वर्कर जो उद्योगों के अंदर काम कर रहा है, उसके साथ जस्टिस होगा तो हिंदुस्तान अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आम लोगों के लिए इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है, या दुनिया के जो कॉर्पोरेट्स है उनको सब कुछ यहाँ देना है, तो वो उनकी सोच है, इंडिया ब्लॉक की सोच नहीं है, हो सकती है। इसीलिए इंडिया ब्लॉक को आज अपने मजदूर और किसान के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स, आप लोगों के इश्यूज को एड्रेस करेंगे, उनके साथ खड़े दिखेंगे तो वोट तो मिलेगा। इसलिए हमें देखना ये चाहिए कि हम अपने देश के वर्कर को कैसे बचाते हैं, अपने देश की छोटी इकोनॉमी को कैसे बचाते हैं, इंटरनली हम देख के अपने को सेफ गार्ड कैसे करते हैं। ये जहां ट्रेड यूनियंस का अपना रोल है वो अपना काम करेंगी, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने करना है वो अपना काम करेंगे। लेकिन अब है स्टेज की इंडिया ब्लॉक को इस मायने में, मैं फिर से कहती हूँ, मैं अखिलेश जी के इनिशिएटिव का स्वागत करती हूँ। हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भी उस मुद्दे को उठाया, लेफ्ट पार्टीज तो उठाती हैं, पर इसको एज ए कंसोलिडेटेड एक्शन के रूप में लेना चाहिए। इनको ये कोई इधर उधर कुछ इंसिडेंट्स हो गए उसके रूप में नहीं लेना चाहिए। ये कंटिन्यूम है, ये शुरू हो गया है, ये चल रहा है, ये आगे चलेगा। और इसीलिए योगी गवर्नमेंट को पीएम ऑफिस से निर्देश गए होंगे कि इनको सबक सिखाओ, ताकि किसी भी प्रदेश के अंदर और ये आग नहीं फैले। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, वर्कर को पीटने का। तो उस पॉलिटिकल एजेंडा को पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? जी अमरजीत जी, चाहते हैं तो हमें कहते हैं पॉलिटिक्स करते हो। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चैलेंज करना अगर पॉलिटिक्स है तो करेंगे, पॉलिटिक्स को क्यों नहीं करेंगे? ट्रेड यूनियनिज्म क्यों नहीं करेगा उस पॉलिटिक्स को? जी कॉमरेड बहुत बहुत धन्यवाद। जी कॉमरेड बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इंडिया ब्लॉक की भी नेता हैं, मजदूर आंदोलन की भी नेता हैं,
तो इस लिहाज से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है और खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने वो पहली बार इसको इतनी गंभीरता से ले रही है, तो हमें उम्मीद है कि ये समाजवादी पार्टी भी इस पूरे आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। हम चलते हमारे अर्थव्यवस्था के में उत्पादन सबसे बड़ी चीज होती है और उत्पादन के जो दो मजबूत घोड़े कहिए, दो मजबूत पहिए कहिए, वो हमारे किसान है और मजदूर है। और इनको दुखी करके, इनको चिंतित करके, इनको परेशान करके, इनको अवसादग्रस्त करके, इनका दमन और शोषण करके हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। उत्पादन नहीं बढ़ेगा मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। इसको तो सरकार को भी कहना होता है, अपना मानना होगा, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, पूरी देश की जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को हैंडल किया जाए। और उसके लिए मजदूरों का केवल वेतन बढ़ाना नहीं, मजदूरों को आप जितना ज्यादा सुविधाएं देंगे, मजदूर उतना आपको उत्पादन देगा। आप किसानों को जितना ज्यादा सुविधाएं देंगे, आपका किसान उससे कई गुना ज्यादा आपको उत्पादन देगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन देगा, तो हमारे देश की प्रगति भी होगी। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा अपना स्थिति है, अब उसमें ये सरकार और खास करके मोदी सरकार तो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, लेकिन उसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था वाले लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग एकजुट होकर के इस महत्व को समझें, इस आंकलन को समझें, इस अर्थशास्त्र को समझें और इस पूरी सैद्धांतिकी को समझें और ये मजदूरों को और किसानों को एक साथ मिल करके अपने आंदोलन के लिए, देश के विकास के लिए एकजुट होकर के एकजुट आंदोलन करना पड़ेगा। आप सारे साथी जुटे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत कौर जी, नैय्यर शशांक यादव जी, जितेंद्र छोड़ी जी और नैय्यर सूर्य प्रकाश जी। और हमारा निवेदन होगा अमरजीत